प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर रजब भट्ट और टिकटॉकर नानी वाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत में समाअत के दौरान रजब भट्ट और नदीम नानी वाला पेश हुए और दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से सजा की कि चूंकि कराची में भी मुकदमा दर्ज है इसलिए 15 दिन की जमानत दी जाए। ताहम जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने 10 दिन की हिफाजती जमानत दी और दोनों को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म जारी किया गया है। वाज़ेह है कि रजब भट्ट ने अपनी बरतानिया से मुल्क वापसी को डिपोटेशन नहीं बल्कि वीज़ा मनसूखी करार दिया है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में रजब भट्ट ने कहा कि उनका 10 साला वीज़ा मनसूख किया गया और उन्होंने वकील के ज़रिए इस फैसले को चैलेंज किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि कराची में 10 दिन के अंदर अंदर अदालत में पेश होना है और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम नहीं है, इसलिए केस के दौरान वो पाकिस्तान में रहेंगे। नदीम नानी वाला ने भी वाज़ेह किया कि उनका वीज़ा मनसूख नहीं हुआ, वो बरतानवी शहरियत के हामिल हैं। ताहम उनके खिलाफ इस्लामाबाद में 2 FIRs दर्ज हैं जिन पर उन्होंने जमानत हासिल कर रखी है। रजब भट्ट और नदीम नानी वाला पर गैम्बलिंग ऐप की तशहीर के इल्ज़ाम में साइबर क्राइम की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं। अदालत की जानिब से राहदारी जमानत मिलने के बाद दोनों ने कहा कि वो मुतल्लिका अदालत में केस की समाअत के लिए हाजिर होंगे और कानूनी अमल मुकम्मल करेंगे। नाजरीन, ये मुकदमा ना सिर्फ सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स की जिम्मेदारी बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तशहीरी सरगर्मियों के लिए भी अहम मिसाल है और आइंदा अदालत की कार्रवाई पर सबकी नज़रें इस पर मरकूज रहेंगी। इस पर हमारे गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। आपको बताएंगे कि कल ये खबर सामने आई कि रजब भट्ट जो यूट्यूबर हैं उनको डिपोर्ट कर दिया गया है यूके से और नदीम नानी वाला को भी डिपोर्ट किया गया है, उनका भी वीज़ा मनसूख कर दिया गया है। जबकि बताया जा रहा था कि रजब का जो वीज़ा है वो 2027 तक था, लेकिन जब होम ऑफिस ने इन्वेस्टिगेशन की, पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि इस शख्स पर इतने मुकदमा दर्ज हैं तो उस पर उनका वीज़ा मनसूख कर दिया गया और ये खबर सामने आई कि उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। जबकि आज जब रजब भट्ट अदालत में मौजूद थे, सहाफ़ियों ने उनसे गुफ्तगू की, नदीम नानी वाला से गुफ्तगू की, तो उनका जो मौक़िफ़ था वो आपके सामने रखा है। उनका कहना था कि उनको डिपोर्ट नहीं किया गया, अगर डिपोर्ट किया जाता तो वो बिज़नेस क्लास में सफ़र ना करते, अगर डिपोर्ट किया जाता है तो आप इकॉनमी क्लास में सफ़र करते हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या फिर आप किसी और मुल्क में, तो उन्होंने कहा कि मैं रहना तो पाकिस्तान में चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी मुल्क की भी एंट्री मुझ पर बैन हो, इसलिए बरतानिया की जानिब से जो वीज़ा मनसूख किया गया है इसकी अपील को दोबारा से दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे वकील ने इस पर तमाम तर काम कर दिया। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब, माहिर कानून है। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रजब भट्ट और नदीम नानी वाला को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिलने वाली राहदारी जमानत की कानूनी हैसियत क्या है और इसका दायरा इख्तियार किन मामला तक महदूद है? देखिए, जब भी ट्रांजिट बेल दी जाती है, जिसे उर्दू के अंदर राहदारी जमानत का कहते हैं, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अप्रोचिंग द कोर्ट या जो आपका एक सफर है उसको तय करने के लिए दी जाती है, जिसका मैक्सिमम जो टिनोर है, ये मुद्दत है, वो 10 दिन की है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे हाइपर फाइल केसेस देखे जिसके अंदर राहदारी जमानत सीख की जाती है, ऑनरेबल कोर्ट है और राहदारी जमानत दे भी देती है, लेकिन इसके बाद अल्टीमेटली जो इनके ऊपर एलिगेशंस हैं, एक्विजिशंस हैं, जिस बारे में प्रेडिक्शंस हैं या कयास लगाइयां हैं कि जिन चीज़ों के बारे में डकी भाई या दीगर लोगों को जो है वो धर लिया गया था FIA की तरफ से, अगर उन चीज़ों के अंदर इनके खिलाफ भी घेरा तंग कर लिया जाता है या कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसके अंदर सेक्शन 14 है, 13 है, 25 है और एट द सेम टाइम सेक्शन 26 है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान पिनल कोड की दफात को भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो आई थिंक कि इनके अगेंस्ट जो केस फाइल किया जाएगा या लॉन्च किया जाएगा वो अल्टीमेटली गैम्बलिंग से रिलेटेड ही होगा। मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम सिनारियों को मद्देनजर रखते हुए इनके पास 10 दिन तो है, लेकिन 10 दिन के अंदर इनको रेलिवेंट फोरम पे रुजू करना है, जो कि साइबर क्राइम की अदालत हो सकती है, जो कि क्रिमिनल कोर्ट हो सकती है या ट्रायल कोर्ट हो सकती है। तो अल्टीमेटली इससे पहले भी जो दीगर यूट्यूबर्स के अगेंस्ट जो है वो केसेस फाइल हुए हैं, उनके अंदर तो साइबर लॉ के तहत ही इनको डील किया गया है और NCCIA ने ही इनके तमाम मामलात को इंटेरोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, और इस केस के अंदर भी इनके पास चूंकि 10 दिन का ये टाइम इनको दिया गया है, तो 10 दिन के अंदर ही हैज टू अप्रोच द रेलिवेंट कोर्ट ताकि वहां पे जाके वो बेल ले सके। सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपकी तशहीर के हवाले से हमने देखा कि डकी जो हैं, डकी भाई यूट्यूबर, उन पर भी यही मुकदमात थे, इनके ऊपर ब्लास्फेमी भी है, तो इन मुकदमात की दिफात क्या लग सकती हैं और इनकी नौयत में मुमकिन सजाएं क्या हो सकती हैं? देखिए जी, जो डकी भाई के ऊपर थे वो तो सेक्शन 13, 14, 25 और 26 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 की दफात को शामिल किया गया था। लेकिन जहां तक इस केस की बात है, गैम्बलिंग का जो पाकिस्तान के अंदर कानून है
वो तो 1977 से चलता रहा, लेकिन उसके अंदर ऑनलाइन गैम्बलिंग के हवाले से दफात को शामिल नहीं किया गया। 10 दिन की जो है ना कम से कम जमानत इसमें मिलती है और जो उनको मिल चुकी है, लेकिन 10 दिन में अपने केस को मुकम्मल तौर पर इस पर बात करना, इस पर लड़ना इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि जो उनके ऊपर केसेस हैं वो इंतहाई नौयत के हैं, गैम्बलिंग के केसेस हैं, ब्लास्फेमी के केसेस हैं, रजब बट की बात की जा रही है। और इस पर सज़ाएँ भी जो हैं वो कितनी हो सकती हैं, ये तो वही बताएंगे ये मुमकिना तौर पर। वकास साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि सजाएं जो है मुमकिन वो कितनी सालों की हो सकती हैं इनको? तो देखें, दो क्वेश्चन है आपके जी। मैं ये कह रहा था कि इससे पहले भी जो डकी भाई के अगेंस्ट केस फाइल किया गया था उसमें सेक्शन 13, 14, 25, 25 और 26 ये दफात थी जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का जो कानून है उसके तहत ये केस फाइल किया गया था। क्योंकि ऑनलाइन गैम्बलिंग के हवाले से पाकिस्तान में कोई एग्जिस्टिंग या प्रिवेलिंग लॉ मौजूद ही नहीं है। तो 1977 के अंदर जो गैम्बलिंग के हवाले से या कसिनो के हवाले से कवानीन बनाए गए थे वो इनसफिशिएंट थे, वो इनइफेक्टिव थे इन तमाम मामला को डील करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर ऑनलाइन गैम्बलिंग का तस्करा ही नहीं था। लिहाजा पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन 294A को उसके अंदर शामिल किया गया था और सेक्शन 420 को शामिल किया गया था। और हमने फिर देखा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, जिस तरीके से वो सारी चीजें डकी भाई ने एक्सपोज की, रिवील की, जो इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन का जो प्रोसेस था NCCIA का। तो आई थिंक कि अब जो मौजूदा सिनारियो 10 दिन की रिलैक्सेशन तो उनको दे दी गई, लेकिन 10 दिन के अंदर ही हैज टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, जो कि साइबर कोर्ट हो सकती है या ट्रायल कोर्ट हो सकती है। इन दोनों कोर्ट्स के साथ इनको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जो राहदारी जमानत है, जो ट्रांजिट बेल है, इसका मैक्सिमम टर्नओवर है, ये जो मुद्दत है, ये टाइम है, वो 10 दिन का है और 10 दिन इनको दे दिए गए। मैं ये समझता हूँ ये भी इनको बड़ा एक अप्रोप्रिएट टाइम दे दिया गया, क्योंकि इससे पहले तो हमने देखा कि जितने लोगों को जो कि इस तरह के मामला के अंदर इंडल्ज थे या इन्वोक्ड थे, तो उन लोगों को तो बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया। जब भी वो एयरपोर्ट से लैंड हुए या कि बैरून मुल्क जाने लगे, देर एंड देन FIA जो है उनको अरेस्ट करती हुई नजर आई। इनके पास एक अप्रोप्रिएट टाइम है कि वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपना मुकदमा, अपनी बेल पिटीशन को फाइल करें, अदालत के साथ रिव्यू करें। और माजी के अंदर 2-3 लोगों को जिस तरह रगड़ा गया और बाद में जो मामला मंजर आम पे आई या जो चीजें रिवील हुई, वो बहुत ज्यादा अफसोसनाक थे, कर्कनाक थे, दर्दनाक थे और हमारे लीगल प्रोसेस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। तो आई थिंक इनके पास एक अप्रोप्रिएट, प्लॉजिबल और एक कोजेंट टाइम अवेलेबल है कि आप कंसर्न कोर्ट के सामने आए। हाँ, जो गैम्बलिंग की तशहीर के हवाले से कवानीन है वो मैं जरूर दोबारा से आपको गुज़ार करूंगा। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आता है, इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, टिकटॉकर है, इस तरह के गैम्बलिंग के ऐप्स की तशहीर बिल्कुल ना की जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर वकास तबरेज़, और सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक और अहम मामले पर गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन आपके साथ। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के एक फ्लैट से 3 ख़वातीन की लाशें बरामद होने का ये वाक़या सामने आया है।